एक छोटा सा बैंक आपको 8.3% इंटरेस्ट देता है एफडी पे और वही नेशनलाइज्ड बैंक दे रहा है 7%। तो सवाल ये है, क्या ये एक्स्ट्रा रिटर्न फ्री में आता है या इसके पीछे कुछ है जो आपको पता होना चाहिए। आज मैं वही बात करने जा रहा हूँ जो लोग एफडी करने से पहले नहीं सोचते। मेरे पास काफी क्लाइंट्स आते हैं, सैलरीड भी, बिजनेस ओनर्स भी, और सबका ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन होता है, सर क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में एफडी करनी चाहिए? रेट तो बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं समझ सकता हूँ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और सेविंग बैंक में इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता, और यहाँ ये बैंक्स बोल रहे हैं 8.3% गारंटीड रिटर्न। नेचुरली मन करता है, लेकिन यहाँ एक चीज है जो लोग मिस करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और रेगुलर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक जैसे नहीं होते। इनकी बैलेंस शीट्स अलग होती है, इनके बोरोवर्स अलग होते हैं। माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स, स्मॉल बिजनेसेस, अनडिजर्व्ड सेगमेंट, क्रेडिट रिस्क नेचुरली ज्यादा होता है, और हिस्ट्री भी बताती है कुछ स्मॉल बैंक्स अक्सर स्ट्रगल करते हैं। अगर आपका पैसा ऑलरेडी किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में है और आप श्योर नहीं हो तो डीएम करो, उसको अभी रिव्यू करो। रुको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी मत करो, मैं कह रहा हूँ इन्फॉर्म डिसीजन लो। एक 3 पॉइंट फ्रेमवर्क है जो ये डिसाइड कर देता है कि आपके लिए ये सही है या नहीं। और मैं एक ऐसे गवर्नमेंट प्रोटेक्शन की बात करता हूँ जो शायद आपको पता नहीं हो। पॉइंट नंबर 1, DICGC इंश्योरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये आरबीआई की सब्सिडरी है। हर शेड्यूल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक इस लिस्ट में है। आपका पैसा 5 लाख तक इंश्योर्ड होता है पर डिपॉजिटर पर बैंक, मतलब एक बैंक में आपके 5 लाख तक डिपॉजिटेड हैं तो आपका पैसा गवर्नमेंट की तरफ से गारंटीड सिक्योर्ड है। ये 2020 में लिमिट 1 लाख थी, पर उसके बाद इसे 5 लाख कर दिया गया, इसलिए अब ये है 5 लाख पर बैंक पर डिपॉजिटर, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर। पॉइंट नंबर 2, स्प्रेड योर डिपॉजिट्स। अगर आपके पास 15 लाख इन्वेस्ट करने के लिए हैं तो एक ही स्मॉल फाइनेंस बैंक में उसे मत डालो, 3 अलग बैंक्स में 5-5 लाख डालो। हर एक बैंक में DICGC प्रोटेक्शन फुल, रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉइंट नंबर 3, आरबीआई रेगुलेशन चेक करो। सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक आरबीआई रेगुलेटेड होते हैं, इन्हें सेबी पे लिस्टेड होना जरूरी है, लेकिन आरबीआई की CRR, SLR और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इन्हें फॉलो करनी पड़ती है। अब वो चीज जो शायद आपने पहले कभी कैलकुलेट नहीं करी, 8.3 वर्सेस 7%, पूरा 1.3% का फर्क दिखता है, लेकिन 5 साल की एफडी में एक साल में 6500 एक्स्ट्रा, पूरा टैक्स एडजस्टेड हर साल डिफरेंट हो जाता है। अगर आप 3 बैंक्स में 5-5 लाख स्प्रेड करो तो वही फर्क 6500 से उठ के अप्रोक्सीमेटली 20,000 का हो जाता है। तो क्वेश्चन अब ये नहीं है कि ये ऑप्शन सेफ है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्या आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रक्चर्ड किया है या नहीं। म्यूचुअल फंड्स और एफडीज दोनों में आपको अगर टैक्स एफिशिएंट प्लानिंग करनी है तो अभी डीएम करो। 10 साल की प्रैक्टिस में मैंने एक चीज देखी है, ज्यादातर लोग 2 एक्सट्रीम्स में जाते हैं, या तो डर के बैठ जाते हैं और किसी नेशनलाइज्ड बैंक में लोएस्ट एफडी रिटर्न के साथ, या फिर बिना सोचे सारी सेविंग्स किसी बहुत हाईएस्ट रिटर्न एफडी में लगा देते हैं किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। सही आंसर हमेशा स्ट्रक्चर में होता है। DICGC कवरेज के अंदर रहो, बैंक्स डाइवर्सिफाई करो और अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में एफडी का रोल समझो। इमरजेंसी पर्पस के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए या आइडल सेविंग्स के लिए। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर कभी रिएक्ट नहीं करता, वो प्लान करता है। इस वीडियो को अभी सेव करो, नेक्स्ट टाइम 8% एफडी वाला ऑफर देखो तो आपको ये फ्रेमवर्क याद आएगा।